स्क्रीन पर आ रही इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ भारत के शहर, सड़कों पर गड्ढे, ट्रैफिक और हर तरफ अव्यवस्था। दूसरी तरफ सिंगापुर, साफ सड़कें, स्मूथ ट्रैफिक और पूरी तरह से व्यवस्थित शहर। आखिर इतना फर्क क्यों? अब इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को देखिए। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये उसी सिंगापुर की करीब 60 साल पहले की तस्वीर है, जब ये देश झुग्गियों से भरा एक छोटा सा टापू था। 1965 में जब सिंगापुर आजाद हुआ, तब वहां के प्राइम मिनिस्टर ने एक सपना देखा था कि मुझे सिंगापुर को कोलकाता जैसा बनाना है। लेकिन आज तस्वीर उलट है। जब मैं बंगाल चुनाव की कवरेज के लिए कोलकाता पहुंची, तो मुझे सिटी ऑफ जॉय कुछ ऐसी भी दिखाई दी। ये सिर्फ कोलकाता की कहानी नहीं है, दिल्ली हो या मुंबई का हाल कुछ ऐसा ही है। ताज्जुब होगा ये देख के कि यहाँ लोग सांस कैसे ले रहे हैं, कैसे नहीं निकल पाएंगे। अगर कोई मर गया इधर पे तो मैयत बाहर नहीं जा सकता है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी। जो जिंदगी आप सोच नहीं सकते, वो जिंदगी यहाँ पे ये लोग जी रहे हैं। एक और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है, और दूसरी तरफ उसके शहर कई साल पीछे नजर आते हैं। वजह पुअर अर्बन प्लानिंग है। बैठ के बाद के पिछले एपिसोड में हमने क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर बात की थी। आज हम एक और बेहद जरूरी मुद्दे, भारत के पुअर अर्बन डेवलपमेंट पर बात करेंगे, क्योंकि सभी जरूरी मुद्दों और उनके समाधानों पर बैठकर ही बात होती है। अर्बन प्लानिंग या अर्बन डेवलपमेंट की बात करते ही दिमाग में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तस्वीरें बनने लगती हैं। लेकिन अर्बन प्लानिंग डजंट मीन ओनली हाउसिंग एंड स्काईस्क्रैपर्स। इसका मतलब एक ऐसा शहर बनाना है जहां कम से कम लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हों और वो बेहतर जिंदगी जी सकें। असल में शहर एक जीवित शरीर की तरह होता है। इसमें सड़कें उसकी नसें, ड्रेनेज सिस्टम उसका पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, और पार्क उसके लंग्स की तरह काम करते हैं। अगर इनमें से एक भी अंग ठीक से काम ना करे तो पूरा शहर बीमार पड़ जाता है। वैसे अर्बन सिटीज का जिक्र आते ही आपकी जुबान पर कौन से 3 शहरों के नाम सबसे पहले आते हैं? मुमकिन है ये दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु हों। यही भारत की टॉप सिटीज भी हैं। देश के अर्बन पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं शहरों में रहता है। पूरे देश से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इन शहरों में आते हैं, कोई पढ़ाई के लिए, कोई नौकरी के लिए और कोई अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए। लेकिन क्या ये शहर सच में रहने लायक हैं? कुछ समय पहले ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें दुनिया भर के 173 शहर को लिवेबल यानी शहर कितने रहने लायक हैं उसके हिसाब से रैंकिंग दी गई थी। भारत के ज्यादातर शहर लिस्ट में निचले पायदान पर ही थे। नई दिल्ली को 140, मुंबई को 141 और बेंगलुरु को भारत का लीस्ट लिवेबल सिटी कहा गया, जिसकी रैंक 146 थी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट दुनिया के शहरों को 5 फैक्टर्स में डिवाइड करती है: इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट और एजुकेशन के हिसाब से रैंक देती है। इन 5 फैक्टर्स को देखें तो इनका बेस है कि शहर के इंफ्रा डेवलपमेंट के समय प्लानिंग कैसे हुई थी, यानी घूम फिर के बात अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट पर आ जाती है। रैंकिंग में अर्बन प्लानिंग की तस्वीर थोड़ी धुंधली दिखती है, लेकिन तीनों शहरों की ग्राउंड रियलिटी दिखाती है। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की 3 घटनाएं जानिए। 16 जनवरी की रात सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज और 5 फरवरी की देर रात कमल भयानी की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। 10 फरवरी को रोहिणी इलाके में एक दिहाड़ी मजदूर बिरजू कुमार खुले मैनहोल में गिरने से मर गए। ये मौतें केवल अपवाद नहीं हैं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की सच्चाई हैं कि ये शहर कहां पहुंच गया है। सड़कें ही मौत के कुएं बनते जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ा कहता है कि दिल्ली में पिछले 5 सालों में गड्ढों की वजह से 50 लोगों की जान गई है। दिल्ली एनसीआर से हर दिन 14,000 टन से ज्यादा कचरा निकलता है। इसमें से लगभग 3,000 टन कचरा बिना प्रोसेस किए ही छोड़ दिया जाता है। ये कचरा लैंडफिल साइट्स पर जाता है, जो अब कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं। गाजीपुर, भलसवा और ओखला में बने कचरे के पहाड़ इसी का नतीजा हैं। इन्हें बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आज भी खुले डंप की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, ना कि सही तरीके से बनाए गए लैंडफिल की तरह। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन हर साल मॉनसून यहाँ के खराब ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल देता है। साइंस मैगजीन नेचर में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में बारिश से होने वाली मौतों की संख्या हर साल बढ़ रही है।
मॉनसून के समय होने वाली कुल मौतों में लगभग 8% मौतें बाढ़ के कारण होती हैं। 2006 से 2015 के बीच हर साल तकरीबन 2700 लोगों की जान चली गई, जो कैंसर से होने वाली मौतों के बराबर है। 20 में से 17 मरने वाले लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं। शहर का खराब ड्रेनेज सिस्टम इस संकट को और बढ़ा देता है। मुंबई की 24% लैंड पर झुग्गी झोपड़ियां फैली हुई हैं। इनमें शहर की करीब 50% आबादी रहती है। आप जस्ट की धारावी स्लम पर की गई वीडियो का ये हिस्सा देखिए, जिसमें आपको समझ आएगा कि लोग किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। इन गलियों में हवा भी नहीं घुस सकती, इतनी तंग है। ताज्जुब होगा ये देख के कि यहाँ लोग सांस कैसे ले रहे हैं। ऐसे नहीं निकल पाएंगे, है ना? ऐसे तिरछा चल के जाना होगा यहाँ से। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाला बेंगलुरु देश का सबसे ज्यादा जैम वाला शहर है। शहर में लोग हर साल औसतन 168 घंटे यानी 168 आवर्स ट्रैफिक में बर्बाद कर देते हैं। ये करीब एक हफ्ते के बराबर है। इसकी आर्थिक मार भी समझिए। बेंगलुरु के अर्बन एरिया में एक व्यक्ति की औसत सालाना कमाई करीब 9 लाख रुपए है, यानी हफ्ते में लगभग 17,000 रुपए कमाई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक आम बेंगलुरु निवासी हर साल ट्रैफिक में फंसकर करीब 17,000 रुपए के बराबर समय गंवा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेंगलुरु को बसाते समय सड़कों और ट्रैफिक को नजरअंदाज किया जाता रहा, जबकि अमेरिका जैसे कई देशों में किसी भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले डेवलपर को ये सुनिश्चित करना होता है कि सिविक अथॉरिटी ट्रैफिक इंपैक्ट असेसमेंट करे, यानी तीनों शहरों की बदहाली की वजह खराब अर्बन प्लानिंग ही है। अब सवाल उठता है कि आखिर में भारत के जो प्रमुख शहर हैं उनकी स्थिति इतनी खराब क्यों है? क्यों ये शहर इतने अनप्लान्ड तरीके से बसे हैं? इसके पीछे 4 बड़ी वजहें हैं। पहला, रैपिड अर्बन ग्रोथ। दरअसल भारत में ज्यादातर शहरों का विस्तार बहुत तेजी और अनप्लान्ड स्प्रॉल यानी बिना प्लानिंग के हुआ है। इसकी वजह से 2005 से 2023 के बीच भारत का शहरी क्षेत्र 25 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया है। ये एरिया 100 से ज्यादा हैदराबाद जैसे शहरों के बराबर है। भारत में सिटीज प्लान्ड तरीके से नहीं बल्कि बिना कंट्रोल के फैलती गईं। इससे शहरों का आकार तो बढ़ा लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत के शहर डिजाइन से नहीं डिफॉल्ट से विकसित हुए। मतलब पहले शहर बस गए, बाद में सरकार ने प्लान बनाने की कोशिश की। ये ऐसा ही है कि घर बनाने के बाद प्लानिंग की जा रही है कि घर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। इन्हीं का नतीजा है कि आज ज्यादातर शहरों में ट्रैफिक, गंदगी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दूसरी वजह है रूरल अर्बन माइग्रेशन। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर कभी इतनी बड़ी आबादी को झेलने के लिए बने ही नहीं थे। हर रोज हजारों लोग नौकरी, पढ़ाई और बेहतर जिंदगी की तलाश में इन शहरों में आते हैं, लेकिन अफोर्डेबल हाउसेज नहीं मिलने से ये लोग इलीगल स्लम्स और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहने को मजबूर हो जाते हैं। ये बस्तियां इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि सरकार इन पर नजर ही नहीं रख पाती। इससे पानी, सड़क, बिजली जैसी सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ता है। 2014 के एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में करीब 33 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, जिनमें 30 लाख लोग दूसरे राज्यों से आए माइग्रेंट्स थे। गांव से शहरों की तरफ आने वाले लोगों की बाढ़, पुअर अर्बन प्लानिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी की वजह से झुग्गियां लाखों प्रवासियों का डिफॉल्ट घर बन गए हैं। तीसरी बड़ी वजह शहरों के पास डेवलपमेंट का मास्टर प्लान की कमी होना है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 65% शहरों के पास कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। इसी वजह से शहरों में डेवलपमेंट अनप्लान्ड तरीके से होता है। जिन राज्यों के पास प्लान है वहां उसे सही से लागू नहीं किया जा रहा है। आखिरी और सबसे जरूरी वजह है वीक अर्बन गवर्नेंस। ज्यादातर इंडियन सिटीज के पास एक क्रेडिबल गवर्नेंस मॉडल ही नहीं है। दरअसल जब भारत का संविधान लिखा गया था तब पावर्स को केवल केंद्र और राज्य सरकारों में बांटा गया। उस समय ये सोचा ही नहीं गया कि आने वाले सालों में हमारे शहर इतने बड़े हो जाएंगे कि उन्हें चलाने के लिए अलग से एक मजबूत सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। इसका नतीजा ये हुआ कि जिन अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि नगर निगम और नगर पालिका के कंधों पर शहरों के विकास की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी, उनके पास कोई खास पावर्स ही नहीं है। इसी को लेकर वेस्टेड किताब में अंकुर बाइसेन कहते हैं
कि भारत के शहरों को चलाने वाले मेयर और लोकल काउंसिल बेहद कमजोर होते हैं। वो जनता के सबसे पास होते हैं, उन्हें ही समस्याएं हल करनी होती हैं, लेकिन उनके पास ही काम करने की सबसे कम ताकत होती है। राज्यों के मुख्यमंत्री सुपर मेयर की तरह काम करते हैं और अधिकतर फैसले वही लेते हैं। असल में सच्चाई भी यही है। ज्यादातर लोग भारत के बड़े शहरों के मेयर के नाम तक नहीं जानते होंगे, जबकि चीन में ये स्थिति काफी अलग है। वहाँ शहरों के मेयर्स के पास काफी ज्यादा ताकत होती है। वे शहर की प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट जैसे फैसले लेते हैं। हालांकि 1992 में एक कोशिश की भी गई थी कि शहर खुद अपने फैसले ले सके। इसके लिए संविधान में 74वां संशोधन किया गया। इससे लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा मिला और शहरों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। लेकिन इन नियमों को आज भी कई राज्यों ने पूरी तरह से लागू नहीं किया है। भारत के शहरों की शहरी योजना को कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि वो रहने योग्य बन सकें, इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार की अगुवाई में एक 14 सदस्यों वाली एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी। सितंबर 2021 में कमेटी ने रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया ये रिपोर्ट पेश की। इसमें भारत में अर्बन डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए। क्या थे वो सुझाव? पहला ये कि शहरों की प्लानिंग के लिए मेयर और अर्बन लोकल बॉडीज को पावर्स दी जाएं, ताकत हो उनके पास। इसके लिए 3F मॉडल फॉलो हो, यानी लोकल बॉडीज के पास फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज के अधिकार हों। इससे होगा ये कि एक ही एजेंसी काम करेगी और अकाउंटेबिलिटी तय होगी। फैसले समय पर लागू होंगे और पैसा बर्बाद नहीं होगा। अभी के समय एक ही काम को कई एजेंसीज करती हैं। इससे जिम्मेदारियां इतने लोगों में बढ़ जाती हैं कि वो खत्म ही नहीं होती। नगर निगम राज्य सरकारों को दोषी ठहराते हैं, राज्य एजेंसीज को, एजेंसीज ठेकेदारों को और आखिर में ठेकेदार गायब हो जाते हैं। साथ ही कमेटी ने बताया कि राज्यों के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स में 12,000 से ज्यादा अर्बन प्लानर की भर्ती की जाए। अभी के समय में ये सिर्फ 4,000 हैं। साथ ही सिटीजन आउटरीच कैंपेन का सुझाव भी दिया ताकि शहर में रहने वाले लोगों को भी मास्टर प्लान बनाने में शामिल किया जाए। अभी के समय मास्टर प्लान कुछ अफसर बनाते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता। कमेटी के सुझावों के अलावा जरूरी है कि बड़े शहरों पर दबाव कम हो, राज्यों में ही नए शहर बसाए जाएं। अनुमान है कि 2050 तक भारत के शहरों में 72 करोड़ से ज्यादा लोग रहेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य भी शहरों पर ही टिका हुआ है। 2030 तक करीब 70% नई नौकरियां शहरों में ही होंगी। अभी के समय भी ज्यादातर नौकरियां शहरों में ही हैं। असली समाधान ये है कि लोगों को उनके ही राज्य में रोका जाए, यानी उनको रोजगार उनके आसपास ही मिले। इसके लिए वहीं पर नए शहर बसाने होंगे। जरूरत है कि बिहार में पटना की तरह और भी शहर बसाए जाएं, बंगाल में कोलकाता की तरह शहर बसाए जाएं, जहां रोजगार के अच्छे मौके मिलें। जब लोगों को अपने ही राज्य में अच्छी नौकरी, अच्छा घर और अच्छा अस्पताल मिलेगा तो कोई क्यों 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके झुग्गी में रहेगा। दिल्ली, मुंबई की तरफ पलायन कम होगा, बड़े शहरों पर दबाव घटेगा और अर्बन प्लानिंग बेहतर होगी। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का इंडिया विजन 2020 भी यही बात करता है, जिसमें बैलेंस डेवलपमेंट की सोच पर बात की गई थी। उनका फोकस था कि भारत का विकास सिर्फ बड़े शहरों पर निर्भर न रहे, बल्कि गांव और छोटे शहर भी मजबूत बने। अब तक हमने शहरों की समस्या और समाधान दोनों पर बात की, लेकिन क्या प्लान्ड सिटीज बसाना इतना मुश्किल है? जवाब सीधा सा है, नहीं। हमारे देश और दुनिया में ही ऐसे कई उदाहरण हैं। भारत का ही एक शहर ले लीजिए जो महामारी से उठकर सबसे साफ शहर बना, दूसरा भारत का सबसे प्लान्ड शहर, और तीसरा शहर जो पूरी दुनिया का रोल मॉडल है। पहला नाम है सूरत। सितंबर 1994 में शहर में दहशत सी हुई थी। गलियों में कचरे के ढेर, नाले उफान पर और मरे हुए चूहों की लाशें यहाँ वहां पड़ी हुई थी। इसी माहौल में एक खतरनाक बीमारी न्यूमोनिक प्लेग ने दस्तक दी। ये बीमारी सांस के जरिए एक इंसान से दूसरे में फैलती है। सूरत उस वक्त एक इंडस्ट्रियल हब था, टेक्सटाइल और डायमंड कटिंग का सेंटर था, जहां पूरे देश से लाखों मजदूर काम के लिए आते थे। प्लेग ने 50 से ज्यादा लोगों की जान ली। डर के मारे 2 दिन में 2 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर चले गए। शहर की 60% आबादी कुछ ही दिनों में शहर छोड़कर भाग गई। लेकिन ये तबाही अचानक नहीं आई थी। 1994 में सिर्फ 1/3 शहर में ड्रेनेज, पाइप से पीने का पानी और कचरा उठाने का सिस्टम था। खुले नाले, सड़कों पर कचरे के अंबार और नगर निगम की पूरी लापरवाही चल रही थी। प्लेग के बाद मई 1995 में 1978 बैच के IAS अफसर SR राव को सूरत का म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया गया।
उन्होंने खुद एक मैगजीन इंटरव्यू में बताया था कि ब्यूरोक्रेटिकली इट वाज अ सुसाइड पोस्टिंग। आई हैड लिटिल ऑप्शन बट टू क्लीन अप द सिटी ऑन वॉर फुटिंग। यानी नौकरशाही की नजर में अगर देखा जाए तो वो पोस्टिंग एक तरह की सजा थी, लेकिन राव ने इसे चुनौती माना और जंग के मैदान की तरह काम शुरू किया। उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो आज भी मिसाल हैं। 6x6 सिस्टम के तहत शहर को 6 हिस्सों में बांटा गया। हर डिवीजन में एक प्लानिंग डायरेक्टर को म्युनिसिपल कमिश्नर जितने अधिकार दिए गए। इससे फैसले समय पर होने लगे, जवाबदेही तय हुई और काम तेजी से हुआ। एक नई परंपरा शुरू हुई जिसके तहत ऑफिसर्स को फील्ड पर उतारा गया। इसे AC टू DC यानी एयर कंडीशनिंग टू डेली चोर्स कहा गया। सभी नागरिक अधिकारियों को हर दिन 5 घंटे फील्ड में बिताने होते थे, उसमें से भी कम से कम 2.5 घंटे झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में। यानी अफसर AC ऑफिस से निकलकर असली जमीन पर आए। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। अवैध निर्माण बिना किसी राजनीतिक दबाव के तोड़े गए। नालों को ढका गया। झुग्गियों और बाजारों में पे एंड यूज शौचालय बने। कचरा फेंकने पर जुर्माना लगाया गया। सभी चीजें सही तरीके से हों, उसके लिए हर दिन रिव्यू मीटिंग होती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि प्लेग महामारी के महज 2 साल बाद 1996 में सूरत भारत का सबसे साफ शहर बना। 30 साल पहले जो शहर खुले नालों और कचरे के ढेरों के लिए बदनाम था, वही सूरत आज स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत का दूसरा सबसे साफ शहर है। साथ ही देश के सबसे प्लान्ड सिटी में से एक भी है। दूसरा नाम है चंडीगढ़। भारत में शहरों को लेकर जो सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि यहाँ शहर प्लान से नहीं डिफॉल्ट से बढ़ते हैं। उसका एक खूबसूरत अपवाद चंडीगढ़ है, भारत का वो शहर जो प्लानिंग के साथ बसाया गया। दरअसल 1947 में देश के बंटवारे के बाद पुराना पंजाब 2 हिस्सों में बंट गया। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया। भारतीय पंजाब को एक नई राजधानी की जरूरत थी। तब अमेरिकन प्लानर एल्बर्ट मेयर और मैसेज नोविकी को 1949 में एक नए शहर चंडीगढ़ का डिजाइन करने का काम सौंपा गया। लेकिन नोविकी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई और मेयर ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपने के इस शहर को डिजाइन करने की जिम्मेदारी फेमस फ्रेंच आर्किटेक्ट लॉ कर्बुशेर को दी गई। लॉ कर्बुशेर ने चंडीगढ़ को महज एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित शहर की तरह डिजाइन किया। कैपिटल कॉम्प्लेक्स शहर का सिर, सिटी सेंटर शहर का दिल, शहर के लंग्स और सड़कों का जाल शहर का सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त संचार बना। शहर को सेक्टर्स में बांटा गया। हर सेक्टर भारत के पारंपरिक मोहल्ले जैसा था। 800 बाय 1200 मीटर का एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट जिसमें घर, दुकान, स्कूल, हेल्थ सेंटर और मनोरंजन सब कुछ था। यानी अगर आप चंडीगढ़ के किसी सेक्टर में रहते हैं तो आपकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। बच्चे पैदल स्कूल जा सकते हैं, बाजार पास हैं, पार्क पास हैं। शहर में ट्रैफिक का जीनियस सिस्टम बनाया गया। सड़कें 7 V's कैटेगरी में बांटी गईं। इस सिस्टम से अलग अलग तरह के ट्रैफिक को अलग अलग रास्ते मिले, जिससे कंजेशन कम हुआ। ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिला। चंडीगढ़ के मास्टर प्लान में 20,000 एकड़ में से करीब 2,000 एकड़ यानी 10% जमीन सिर्फ पार्क्स के लिए रखी गई। लेजर वैली, रोज गार्डन, रॉक गार्डन, सुखना लेक ये सब उसी प्लानिंग का हिस्सा हैं। चंडीगढ़ की प्लानिंग इतनी प्रभावशाली रही कि पड़ोसी शहर मोहाली और पंचकुला ने भी उसी सेक्टर बेस्ड डिजाइन को अपनाया। तीनों मिलकर आज चंडीगढ़ ट्राई सिटी कहलाते हैं। चंडीगढ़ लगातार भारत के टॉप लिवेबल सिटीज में रहता है। पर कैपिटा इनकम में देश में अव्वल है और साक्षरता दर भी सबसे ऊंची है। ये सब इत्तेफाक नहीं बल्कि उस प्लानिंग का फल है जो 1951 में की गई थी। जब शहर बसाने से पहले सोचा जाए कि लोग कहाँ रहेंगे, कैसे चलेंगे, कहाँ खेलेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, तो 70 साल बाद भी वो शहर काम करता है। तीसरा नाम है सिंगापुर। अगर दुनिया में अर्बन प्लानिंग का सबसे सफल उदाहरण देखना हो तो सिंगापुर से बेहतर कोई जगह नहीं। 1965 में जब सिंगापुर एक गरीब झुग्गी भरे टापू की तरह था, आज वो दुनिया के सबसे लिवेबल सिटीज या कंट्रीज में से एक है। सिर्फ 720 वर्ग किलोमीटर का ये देश दिल्ली से भी छोटा है। छोटे से देश ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। 1947 में सिंगापुर की हालत काफी खराब थी। करीब 72% लोग सेंट्रल सिटी के छोटे से इलाके में रह रहे थे। 1959 में जब सिंगापुर को सेल्फ गवर्नमेंट मिली तब सिर्फ 9% लोग पब्लिक हाउसिंग में रहते थे। 1960 में सिंगापुर हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड यानी HDB बनाई गई। इसका काम था कम आमदनी वाले लोगों के लिए तेजी से घर बनाना। लेकिन HDB सिर्फ घर बनाने वाली संस्था नहीं बल्कि पूरे शहर के प्लानिंग की रीढ़ बन गई।
HDB के तहत बने टाउन्स में सिर्फ घर नहीं थे, वहाँ कम्युनिटी स्पेसेस, फूड सेंटर, शॉपिंग एरियाज, स्कूल्स, पार्क्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब एक साथ प्लान किए गए। इसका नतीजा देखिए, आज सिंगापुर के 80% नागरिक सरकार के बनाए गए HDB अपार्टमेंट्स में रहते हैं। करीब 10 लाख से ज्यादा फ्लैट्स हैं जो 23 सेल्फ कंटेन्ड न्यू टाउन्स में बसे हैं और इनमें से 90% से ज्यादा लोग उन फ्लैट्स के मालिक हैं, किराएदार नहीं। सिंगापुर की सबसे बड़ी खासियत उसकी प्लानिंग का नजरिया है। वो आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचते हैं। सिंगापुर की अर्बन रीडेवलपमेंट अथॉरिटी शहरों के लिए दशकों की प्लानिंग करती है। सिंगापुर का मास रैपिड ट्रांजिट जो आज शहर की लाइफलाइन है, वो 1971 के मास्टर प्लान का हिस्सा था। यानी 50 साल पहले ही सोच लिया गया था कि शहर को कैसे जोड़ना है। सिंगापुर खुद को सिटी इन अ गार्डन कहता है और ये सिर्फ नारा नहीं है। शहर की 14% जमीन हाउसिंग के लिए इस्तेमाल होती है, बाकी में पार्क्स, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और ग्रीन स्पेसेस हैं। सिंगापुर और भारत में एक बड़ा फर्क है। सिंगापुर में प्लानिंग पहले होती है, निर्माण बाद में। भारत में उल्टा है। सूरत, चंडीगढ़ और सिंगापुर तीनों की कहानियां अलग हैं, लेकिन सबक एक ही है। अच्छे शहर इत्तेफाक से नहीं बनते, वो सोच समझकर, प्लान करके और उस प्लान को ईमानदारी से लागू करके बनते हैं। जाते जाते ये भी बताते चलें कि हम उसी भारत से आते हैं जहां आज से करीब 4500 साल पहले ऐसे शहर बसे थे जो उस वक्त के लिहाज से न सिर्फ स्मार्ट थे बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्लान भी थे। हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम हर हफ्ते इसी तरह किसी जरूरी मुद्दे पर बैठ के बात करते हैं। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिसकी ये कोशिश अगर आपको पसंद आई हो, कामयाब लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।